हम्म, हेलो। हेलो।
हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज तो चांद दूसरी तरफ से निकला है।
Okay, everyone. So, जो मंडे वाली क्लास थी वो हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं ताकि आप लोग मंडे को फ्री रहो और मैं भी मंडे को फ्री रहूं। अब मैंने आप लोगों को जो कल दिया था, कल मैंने आप लोगों को ज्यादा चीजें कराई भी नहीं थी। आई थिंक मैंने ग्रुप स्विच टूल कराया था। नॉर्मली आप लोगों ने आई थिंक चेक करके देखा होगा उसे टूल को, कैसे वो काम करता है कैसे नहीं। ठीक है, उसका इंटरफेस आप एक बार देख सोच लो समझ लो उसको अच्छे से। अगर उसके बारे में और जानना है थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कर लो, लेकिन जो उसका प्रैक्टिकल पार्ट है ना वो मैं करा दूंगा आप लोगों का। राइट। तो नॉर्मली अगर कोई ओवरव्यू भी आपको दे रहा है यूट्यूब पे तो आप देख लो उसको समझ लो, ताकि वो टूल बहुत काम आने वाला है, ग्रुप स्प्लिट। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही होगा। ठीक है, अब हम जो करने वाले हैं नेक्स्ट वनएबिलिटी, और जिसका नाम है ओएस कमांड इंजेक्शन। ठीक है, अब तक हम लोगों ने दो वनएबिलिटी कर ली है। पहली वनएबिलिटी है एसक्यूएल इंजेक्शन, दूसरा है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, और तीसरा है ये ओएस कमांड इंजेक्शन। ये तीनों ही अपने आप में इंजेक्शन है। ठीक है, जो जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमने की थी वो भी एक इंजेक्शन ही है। मतलब पहले नहीं था इंजेक्शन, लेकिन अब उसको इंजेक्शन की कैटेगरी में डाल दिया गया है। राइट, तो हम ये तीसरी वनरेबिलिटी पढ़ रहे हैं जो कि इंजेक्शन है, और ये इंजेक्शन वेबसाइट के अंदर किया जाता है। ठीक है, और आप लोगों का जो असाइनमेंट वाला जो सीन था, उसका लाइनेक्स फंडामेंटल का असाइनमेंट, वो आप लोग जल्द से जल्द उसे पूरा कर लें। राइट, क्योंकि उससे पीछा नहीं छूटने वाला है। क्योंकि मैं हर बार जब भी आपको असाइनमेंट दूंगा तो आपको ट्राई हेल्प के लैब से ही असाइनमेंट दूंगा आपको। क्योंकि बिना ट्राई हेल्प के आपको असाइनमेंट दे नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। राइट, क्योंकि असाइनमेंट के लिए एक लैब सेटअप चाहिए होता है। बच्चा स्टूडेंट वहां जाके पहले से उसको एक लैब बनी हुई मिले। राइट, वहां पे को आईपी एड्रेस मिल जाए और वो फिर उस लैब को कंप्लीट करे, प्लस वेरीफाई भी हो कि हाँ उसने ये कंप्लीट की भी है या नहीं। तो ट्राई हेल्प इस मामले में अच्छा है। वो आपकी ऑनेस्टी को चेक करता रहता है कि हाँ किस बच्चे ने लगाई है लैब और किस बच्चे ने नहीं लगाई। ठीक है, इसलिए हमने ट्राई को चूज किया है। तो अब ये जो ओएस कमांड इंजेक्शन में कराने वाला हूँ, इसकी भी लैब या इसका भी असाइनमेंट आपको ट्राई से ही करना पड़ेगा। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के भी मैंने 5 असाइनमेंट दिए हुए हैं, जिनमें 3 प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, 2 आपके थ्योरेटिकल असाइनमेंट है जो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप में से कई सारे बच्चे लगा भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं चीजों को, जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वाले क्वेश्चन वो बेसिस में से ही है। ठीक है, तो ये इसमें भी हम जो लैब का इस्तेमाल करने वाले हैं ओएस कमांड इंजेक्शन में, तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो ग्रुप स्विच का यूज हो रहा है। और इसीलिए हमें ग्रुप स्विच चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ओएस कमांड इंजेक्शन देखो होता क्या है एग्जैक्टली। देखो, ओएस कमांड इंजेक्शन को समझने के लिए पहले मैं इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ कि कमांड इंजेक्शन ऑल्सो रेफर एज अ शेल इंजेक्शन। मतलब इसको कमांड इंजेक्शन भी बोलते हैं, सेल इंजेक्शन भी बोलते हैं, ओएस इंजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, 3 नाम से ये जानी जाती है वनरेबिलिटी। अब ये इट अराइज व्हेन एन अटैकर ट्राई टू परफॉर्म सिस्टम लेवल कमांड। अब ये आती कब है वनरेबिलिटी? ये वनरेबिलिटी देखो तब आती है जब कोई भी अटैकर वेबसाइट के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड होती है ना, लाइनक्स की कमांड, उनको रन करने की कोशिश करता है। राइट, तब ये वनरेबिलिटी आती है। अब आप बात करोगे सर कोई भी वेबसाइट के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड कैसे रन कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स तो ये लाइनक्स के टर्मिनल पर ही रन हो सकती है, तो वेबसाइट पे कैसे रन होगी? राइट, ये दिमाग में क्वेश्चन आता होगा आप लोगों के।
ठीक है, अब बात करते हैं इस चीज को लेके कि देयर आर मेनी सिचुएशंस when the developer try to include some functionality into their web application by making the use of operating system command, right? बहुत सारी कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जहां पे डेवलपर ने कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी डाली हुई है कि जहां पे यूजर अपनी मतलब उन्होंने अपनी फंक्शनैलिटी में ये डाला हुआ है कि यूजर कोई कमांड यहाँ पे रन करवा सकता है, राइट, किसी और टास्क को लेके, किसी और पर्पस को लेके, राइट, ठीक है। जैसे कि मान लो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आती हैं जो जो पिंग करवाती हैं, राइट। जैसे मैं बोलूँ यहाँ से फ्री पिंग, फ्री पिंग टेस्ट, तो ये पिंग टेस्ट वाली वेबसाइट है, फ्री पिंग टेस्ट, पिंग टेस्ट। तो यहाँ पे ये ज्यादातर यहीं पे मिलेंगी ये चीजें। जैसे ये पिंग टेस्ट वाली टूल है, ये वेबसाइट है, ठीक है। एक तो ये इसमें से है, मैं ये वाला नहीं, मैं कोई सिंपल सा लेता हूँ जो आसान हो ताकि आप ना समझ पाओ। अच्छा, यहाँ से तो ये डायरेक्टली इनपुट फील्ड होना कंपलसरी है, ये भी अलग है। मतलब ये थोड़े एडवांस लेवल की वेबसाइट है पिंग टेस्ट में। डीएनएस चेकर, जैसे ये है, लेट्स कंसीडर, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 127.0.0.1, यानी कि लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस। ठीक है, किसका आईपी एड्रेस डाला मैंने, जहां पर ये वेबसाइट होस्टेड है, मैंने उसी सर्वर का, उसका खुद का लोकल होस्ट आईपी एड्रेस डाल दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पिंग आईपी वर्जन, तो ये क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है। यूज एनी आईपी एड्रेस डोमेन नेम ऑन योर आईपी, क्या हुआ इसे, ये तो बोल रहा है कि वैलिड नहीं है। ऐसे कैसे लिखता है, 8.8.8.8, ये गूगल का डीएनएस सर्वर है, ठीक है, मैं इसका आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ। अच्छा, इसको एक्सेप्ट कर लिया इस, अच्छा इसने ये रिजल्ट ऐसे दिया, मुझे ऐसे रिजल्ट नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का टेस्टिंग चल रही है इस पे, HTTP HTTPS, थोड़ा बेसिक लेवल का मिलेगा ना, तब मजा आएगा। हाँ सर, इसको देखता हूँ, आज नहीं बोला मैं खेल में हूँ आपको। ये तो ब्लॉक है, इसको ट्राई मार लेते हैं। एक डॉट एट डॉट एट अरे यार, तो ये देख, ठीक है, यहाँ से आप आसानी से समझ पाओगे। मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस डाला पिंग करने के लिए, ठीक है, और ये बैकग्राउंड में गया होगा, कोडिंग के अंदर कोई ना कोई फंक्शन लगा होगा जिस फंक्शन की हेल्प से ये रन हो रहा है, बैकग्राउंड में रन हुआ, और उसका आउटपुट हमें कहाँ मिल गया, यहाँ पे। अब इसका आउटपुट आपने देख लिया। अब अगर मैं मान लो यही चीज, यही सेम आउटपुट हम अपने लाइनक्स से भी ला सकते हैं। पिन कमांड और 8.8.8.8, यानी कि डोमेन का, या तो आप आईपी एड्रेस डाल दो या फिर डोमेन नेम डाल दो, कुछ भी डाल दो। जब आप रन करोगे इसे, तो ये इस तरीके से आउटपुट दे रहा है, ठीक है। पिंग कमांड का काम क्या होता है, पिंग कमांड का काम होता है कनेक्टिविटी चेक करना अपने और सर्वर के बीच में, कि क्या सर्वर लाइव है, ऑनलाइन है या नहीं, राइट। अगर सर्वर ऑनलाइन है तो वो आपको आउटपुट देगा इस तरीके से, अगर ऑनलाइन नहीं है तो आउटपुट देगा, लेकिन क्या दिखाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है 0% पैकेट लॉस, लेकिन अगर सर्वर ऑफलाइन होगा तो वो दिखाएगा 100% पैकेट लॉस, ठीक है।
तो हमें ऐसा ही आउटपुट यहाँ से मिला है, ये देखो। तो ये समझ में आ गया। अब अगर मान लो तो ये पिंग कमांड के साथ हम ये कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दूं और उसके बाद पीडब्ल्यूडी कमांड लगा दूं, या फिर मान लो पीडब्ल्यूडी कमांड लगा देता हूँ, या एलएस कमांड लगा देता हूँ, या आईडी कमांड लगा देता हूँ, तब देखना क्या होगा। देखो लास्ट में क्या हुआ, आईडी कमांड रन हो गई, राइट। आईडी कमांड क्या हुआ, यहाँ पे रन हुआ है, राइट। अगर आप डिफाइन कर दोगे कि भाई मुझे तो सिर्फ 2 पैकेट ही सेंड करवाने हैं, ठीक है, सॉरी, आईफोन सी होगा शायद, ठीक है। तो 2 पैकेट सेंड हुए और 2 पैकेट के बाद ही आउटपुट हमें मिल गई। तो इसका मतलब इस कमांड के बाद अगर हम दूसरी एंड ऑपरेटर लगा के दूसरी कमांड लगाते हैं तो ये रन हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी हम और ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे इस केस में और ऑपरेटर के कंडीशन में सेकंड वाली कमांड नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि और की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, और कंडीशन में ये होता है कि अगर फर्स्ट वाली कमांड चलेगी तो सेकंड वाली नहीं चलेगी, ठीक है। और अगर सेकंड फर्स्ट वाली नहीं चलेगी तो सेकंड वाली चलेगी। तो अगर मान लेते हैं कि मैंने इसको जानबूझ के गलत कर दिया, कुछ भी गलत कर दिया इसके अंदर, मान लो कि ये कमांड रन ही नहीं हो, ठीक है। जैसे मैंने मानो कमांड को ही गलत कर दिया, ठीक है, तो मैंने कमांड ही गलत कर दी, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो फर्स्ट वाली कमांड तो चली नहीं है लेकिन सेकंड वाली चल गई। जब फर्स्ट वाली कमांड गलत होगी तो ही सेकंड वाली चलेगी। और अगर अगर और ऑपरेटर के अंदर अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो फिर दोनों चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो यहाँ पे टर्मिनल में तो दिखाई दे रहा है कि पिंग कमांड रन की है, उसके साथ पैरेलली ये वाली कमांड भी रन हो रही है। तो सेम यही चीज यहाँ पे हो रही होती है कि जो भी आईपी एड्रेस मैं यहाँ दे रहा हूँ तो वो आईपी एड्रेस एक वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, और वो वेरिएबल यहाँ आके लग जाता है, तब वो पिंग कमांड रन होती है, उसका आउटपुट फिर हमें हमारी वेबसाइट पे शो हो जाता है। तो अगर हम आईपी एड्रेस के साथ ही ये दे देते हैं तो हमारी कमांड भी रन हो सकती है सर्वर पे। तो अगर कमांड सर्वर पे रन होगी तो आउटपुट भी सर्वर का हमें वेबसाइट पे दिखाई देगा। तो इसका मतलब उस कमांड की हेल्प से आप सर्वर की कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, कोई भी फाइल एक्सेस की जा सकती है। तो इसी को बोलते हैं कमांड इंजेक्शन, यानी कमांड वेबसाइट के अंदर कमांड डाल के इंजेक्शन दिया जाता है। अब बैकग्राउंड में जो कोड होता है वो कोड कैसा दिखता है, जो भी डेवलपर इन वेबसाइटों में लगाया, वो जितनी भी वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है, ये वाली वेबसाइट हो या फिर ये जितनी वेबसाइट आपको नजर आ रही है, इन सभी में सेम यही वाला कोड चल रहा है बैकग्राउंड में। डेवलपर ने इसी कोड का इस्तेमाल किया। इफ इट सेट अंडरस्कोर पोस्ट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट करना है, क्या करना है, टारगेट इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है यूजर से आईपी एड्रेस को। तो आईपी एड्रेस जो भी यूजर इनपुट फील्ड में डालेगा वो आईपी एड्रेस टारगेट नाम के एक वेरिएबल में चला जाएगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे डिटरमाइन किया जा रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझ गए। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडो वाली कमांड चलेगी, आपको विंडो वाली कमांड चलानी है। अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लाइनक्स वाली कमांड चलानी है। ऐसा नहीं करना है कि विंडोज का सर्वर है, मानो आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर वाली कोई वेबसाइट टारगेट कर ली है और कमांड चला रहे हो एलएस आईडी पीडब्ल्यूडी, भाई ये थोड़ी चलेगी। आपको पता होना चाहिए कि जो वेबसाइट है वो कौन से सर्वर पे होस्टेड है, विंडोज पर या लिनक्स सर्वर।
राइट, विंडोज पर है तो विंडोज की कमांड चलेंगी, जैसे कि dir, राइट, UMI, इस तरीके की कमांड चलेंगी। तो जब ये यहाँ पे आ जाता है, इफ सेट अगर विंडोज है तो ऐसे चलेगा, अगर विंडोज नहीं है तो लाइनेक्स है तो लाइनेक्स में कैसे चलेगा, टारगेट का आईपी एड्रेस यहाँ आ जाएगा, पिंग कमांड ऑलरेडी लिखी हुई है, -C4 यानी 4 पैकेट सेंड होने चाहिए आईपी एड्रेस पर, ठीक है। और इस कमांड को रन करने के लिए सेल एग्जैक्ट फंक्शन का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सेल एग्जैक्ट फंक्शन, ओके। तो ये होता है आपका सेल एग्जैक्ट फंक्शन। सेल एग्जैक्ट फंक्शन की हेल्प से आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है। और जो भी फीडबैक आएगा निकल के, यानी जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट को एज इट इज आप देख सकते हो, और इको कमांड की हेल्प से प्री टैग में डाला जा रहा है। प्री टैग का काम ही यही होता है कि जैसा आउटपुट आया है उसको वैसा का वैसा ही प्रिंट करा दिया, इसलिए प्री टैग में डाला जा रहा है। तो ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कि इस तरीके से चीजें काम करती है। यहाँ पे ये अटैकर है, ठीक है, और ये जो अटैकर है ये क्या कर रहा है, ये एक पेलोड मतलब एक कमांड इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, पिंग -C30 लोकलहोस्ट कॉलम लगा दिया। कमांड तो ये वाली रन कर रहा है, लेकिन पेलोड उसने इसके साथ ये वाला लगा दिया। अब ये कमांड इस वेब एप्लीकेशन पे जाएगी, रन होगी, ठीक है। तो ये जो वेब एप्लीकेशन है ये सर्वर पे रन हो रही है, तो ये जो कमांड है वो सर्वर पे जाके रन हो जाएगी। सर्वर जब ये कमांड रन करेगा, ये वाली रेड वाली कमांड, तो उसका आउटपुट डायरेक्टली अटैकर के सिस्टम पर दे देगा, क्योंकि अटैकर ऑलरेडी लिसनिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रन होती है। अच्छा, इसमें मैं ना कुछ चीजें और कराने से पहले ना आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ, जैसे कि आपको कर तो रहे हो वेब ये क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट है, लेकिन अभी भी इसमें ना बहुत सारे टॉपिक ऐसे आ रहे हैं हमारे सामने जो आप लोगों ने कभी किए नहीं है। जितना मैं करा सकता था उतना मैंने कराया। अब धीरे धीरे ऐसे टॉपिक निकल के आ रहा है कि जिनमें आप पहले आपको ये वाला टूल करना पड़ेगा, पहले आपको ये वाला टूल करना पड़ेगा, राइट। जैसे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क मैंने आपको कराया, तो बेसिकली मैंने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क तो करा दिया। क्यों कराया, क्योंकि उसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए कराना पड़ा। वैसे ही जो ग्रुप शीट टूल है वो भी इसीलिए कराना पड़ा थोड़ा बहुत, बाकी मैं लेके चल दिया, तो थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दिया। अब इसमें देखो और भी नई चीजें निकल के आ रही हैं कि नेटकैट एनसी भी कराना पड़ेगा। अब अगर मैं ये चीजें नहीं कराऊंगा पहले तो आप समझ नहीं पाओगे हो क्या रहा है, क्योंकि एक तो वनरेबिलिटी आपके लिए नहीं है, ऊपर से फिर मैं उसके अंदर एक टूल भी यूज कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो जो टूल जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ने पर आ रहे हैं हमारे सामने, उनको हम करते जाते हैं, ठीक है। ज्यादा सही रहेगा, तो कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी। जैसे ये कमांड इंजेक्शन है, तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि कमांड इंजेक्शन में बेसिक लेवल पर तो पार कर लो चीजें हो जाएंगी, लेकिन बाद में जब रिवर्स शेल लेना होगा, जैसे यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ आ गया ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन। ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन में क्या है, अब यहाँ पे क्या चला, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लॉइटिंग की बात आ गई, तो अब यहाँ पे आपको ये देखो क्या है, नेटकट का यूज हो रहा है एनसी, तो आपको एनसी के बारे में पता होना चाहिए कि एनसी कैसे काम करता है, ठीक है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ये भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये तो मैंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है, इसको तो मैं करा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना वो सिस्टम है इनकी वीडियो दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो कर ली, अपना विंडोज हैक करना सीखो, विंडो 10 हैक करना सीखो, इसको कर लो तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की प्रैक्टिस तो हो जाएगी, लेकिन एनसी को कराना पड़ेगा।
एक काम करते हैं, जो बेसिक बेसिक कमांड्स हैं, टूल हैं, पहले इनको निपटा लेते हैं ताकि बार बार परेशानी ना आए। अभी मैं ये जो ओएस कम्युनिकेशन है इसको अभी मैं फिलहाल रोक रहा हूँ, और हम ना इससे पहले हम पहले ये वाली वनरेबिलिटी वर्क लेते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग। अब इसमें देखो ये है नेटवर्क, ये नेट, ठीक है। सो व्हाट इज नेटकेट और एनसी? अब नेटकेट और एनसी क्या होता है? अब नेटकेट और एनसी, also known as a Swiss Army knife, is a networking utility used for reading and writing from a TCP UDP sockets using an easy interface. ठीक है। अब ये जो नेटवर्क टूल है या एनसी टूल है, इसको बनाया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पर्पस के लिए था, यानी कि जो सर्वर मेंटेन करते हैं ना, जो लोग जो जिनका काम होता है सर्वर की देखभाल करना, टेस्टिंग करना, सर्वर क्रिएट करना, सर्वर बनाना, राइट। तो ये उन लोगों के लिए बनाया गया था टूल, ताकि वो लोग ना टेस्टिंग वेस्टिंग करके चेक कर सकें कहानी क्या चल रही है। लेकिन बाद में समय के अकॉर्डिंग जो हैकर्स हैं, पेंटेस्टर्स हैं, वो इसका यूज अलग पर्पस के लिए लेने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पावर ऑफ नेटवर्क को समझ लेते हैं। मैंने अपने सीएसएफ वाले में पढ़ा दिया है, आप सीएस वाले स्टूडेंट को आपको नहीं मालूम। पावर ऑफ नेटवर्क में क्या है कि नेटवर्क के थ्रू आप पोर्ट स्कैनिंग, पोर्ट रैंडमाइजर कर सकते हो, बैनर ग्रैबिंग कर सकते हो, बाइंड शेल, बैकडोर चैटिंग, फाइल अपलोडिंग, पोर्ट स्कैनिंग, पोर्ट नॉकिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग, वेब सर्वर एचटीटीपी फाइल कंटेंट, ये सब आपको ये टूल करके दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझने आएंगे तो पता चलेगा कि ये जो पावर ऑफ नेटवर्क यानी कि नेटवर्क टूल है, और इसमें पोर्ट की बात आ रही है। आप लोगों ने कभी पोर्ट स्कैनिंग की है, सीएस वाले स्टूडेंट्स? No, sir. नहीं सर। ठीक है, तो आप लोग एनएफ टूल के बारे में जानते हो? Yes, sir. I'm not you can. नहीं जानते एनएफ टूल? देखो भाई, हाँ, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, मालूम है। बेसिक को बार बार कराना पड़ा है, क्योंकि हम लोग क्योंकि वेबसाइट हैकिंग में हम लोग ओएस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। उसको करने से पहले याद आया कि आप लोगों का नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क को स्टार्ट किया तो पता चला कि आप लोग पोर्ट स्कैनिंग नहीं जानते, राइट। तो पोर्ट स्कैनिंग के लिए हमें करना पड़ेगा एनएफ टूल। पहले हम करेंगे एनएफ, फिर करेंगे नेटकेट, और फिर आएंगे दोबारा लौट के अपने कम्युनिकेशन, क्योंकि ये सभी बेसिक से करना पड़ेगा। अगर बेसिक नहीं आता तो फिर आप एक डायरेक्टली एडवांस लेवल की चीज नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो एनमेट टूल है ये सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। वैसे नेटकट भी बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। काम करते हैं अब हम लोग एनमेट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप करोगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा। चलिए, नेटवर्क स्कैनिंग एक मॉड्यूल है, ठीक है, ये एकदम अलग हटके है, ठीक है। जो वेबसाइट हैकिंग हम कर रहे थे या बग हंटिंग कर रहे थे, उससे एकदम अलग हटके हम, जैसे लाइनेंस करा रहा था मैं आप लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वैसे ही मैं आपको नेटवर्क स्कैनिंग करा रहा हूँ, एकदम अलग हटके। बाकी आप ना पहले ये क्योंकि आप हैकिंग सीख रहे हो, साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो, आपको नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, नेटवर्क स्कैनिंग की कैसे जाते हैं।
ठीक है। तो नेटवर्क स्कैनिंग कैसे होती है? ठीक है? तो नेटवर्क स्कैनिंग हम करते क्या है कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी पोर्ट नंबर होते हैं, सर्विस होती है, जो भी नेटवर्क में लाइव होस्ट कनेक्टेड होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। लाइक पता लगाते हैं कि कौन कौन से पोर्ट नंबर चल रहे हैं, कौन कौन सी सर्विस चल रही है, कितने डिवाइस कनेक्टेड है इंटरनेट, ये सब पता लगता है। ठीक है। अब जो स्कैन करने का जो तरीका है, स्कैनिंग की जो टेक्निक है, वो तीन तरीके की टेक्निक है। एक तो है आपकी ये आईसीएमपी नेटवर्क सर्विस स्कैनिंग, टीसीपी नेटवर्क सर्विस स्कैनिंग, यूडीपी नेटवर्क स्कैनिंग। ठीक है। सबसे ज्यादा जो हम फोकस करेंगे वो टीसीपी वाले पे करेंगे, लेकिन पहले हम लेके चलते हैं आईसीएमपी वाले। यूडीपी हम बहुत कम करेंगे, ना कि अब टाइप्स ऑफ स्कैनिंग में क्या है कि पोर्ट स्कैनिंग की जाती है ओपन पोर्ट नंबर और सर्विस को चेक करने के लिए। ये ध्यान रखना आप। पोर्ट स्कैनिंग की जाती है ओपन पोर्ट नंबर और सर्विस को चेक करने के लिए। नेटवर्क स्कैनिंग की जाती है आईपी एड्रेस को स्कैन करने के लिए। और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की जाती है वल्नरेबिलिटी को चेक करने के लिए कि वल्नरेबिलिटी इस नेटवर्क के अंदर है या नहीं। तो यहाँ पे देखो दो दो सर्वर हैं, एक तो होस्ट ए है और होस्ट बी, यानी कि सर्वर है, एक सर्वर है, एक कंप्यूटर है। अगर जब भी कोई एक कंप्यूटर एक ई को रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर पे, तो सर्वर को रिप्लाई भी देना पड़ता है, राइट। अगर रिप्लाई नहीं दिया मतलब ये सर्वर क्लोज्ड है, बंद पड़ा हुआ है। पेन तो दे जाता भाई। ठीक है। और अगर रिप्लाई आ रहा है सर्वर से, इसका मतलब सर्वर ऑन है, इंटरनेट से कनेक्टेड। तो अब हम यही करते हैं कि मैं आपको सबसे पहले ये चीज सिखाता हूँ कि जैसे मान लो मैं वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, किसके, जीएलए के वाईफाई से कनेक्टेड, आप देख ही पा रहे हो, है ना। तो मैं जीएलए के वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। क्या लगता है मैं अकेला कनेक्टेड हूँ कि और भी लोग कनेक्टेड हैं जीएलए के वाईफाई से? और भी लोग कनेक्टेड हैं। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि और कौन कौन से लोग कनेक्टेड हैं, कितने, मतलब टोटल कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, और उन कंप्यूटर्स को क्या क्या आईपी एड्रेस मिला है, ये चेक करना है। तो हम करेंगे पिंग स्कैन आउटपुट यूजिंग एनमैप, यानी कि एनमैप टूल की हेल्प से हम लोग अब पिंग स्कैन करने वाले हैं। तो ये कमांड है इसकी, ठीक है। तो जब भी पिंग कमांड को चलाया जाता है, वैसे पिंग कमांड मालूम होगा, पहले इसको खोलते हैं। तो एनमैप हाइफन एसएन, अच्छा इस पे नहीं रन कर सकते हम लोग, क्योंकि ये उस पर है ना, नेट पे है ना। तो लाइनक्स पे नहीं रन कर सकता मैं अपनी, आप लोग अपनी लाइनक्स पे कर सकते हो, क्योंकि जीएलए के नेटवर्क में तो तुम जानते ही हो इश्यू चल रहा है पहले से। मैं काम करता हूँ, मैं विंडोज का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं चेक कर लेता हूँ कि पहले मेरे विंडोज के अंदर एनमैप इंस्टॉल्ड है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने रन किया तो देखो एनमैप इंस्टॉल्ड है, कंफर्म हो गया। तो एनमैप, उसके बाद आपको कमांड रन करनी है हाइफन एसएन, हाइफन एसएन, उसके बाद राउटर का आईपी एड्रेस, ठीक है। तो हमारे राउटर का आईपी एड्रेस क्या है, जिस वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ, जिस राउटर से मैं कनेक्टेड हूँ, उसका आईपी एड्रेस क्या है, मतलब गेटवे आईपी एड्रेस क्या है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, आर ओ यू टी राउट हाइफन एम, राउट प्रिंट हाइफन फेयर। तो मैंने ये प्रिंट किया इस कमांड की हेल्प से। तो ये देखो यहाँ पे लिखा आ गया गेटवे, ठीक है। और गेटवे में क्या आईपी एड्रेस निकल के आया, ये वाला आईपी एड्रेस। तो ये है गेटवे आईपी एड्रेस ऑफ जीएलए नेटवर्क, जिस नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ। तो आप ऐसे कह दो कि भाई ये राउटर का आईपी एड्रेस है, या फिर ऐसे कह दो कि जी नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये पूरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस है। तो ये हो गया। अब आप लिखिए एनएफ हाइफन एसएन, वो कमांड, सॉरी वो आईपी एड्रेस, और उसके बाद लगाना होता है /24, ठीक है।
या फिर आप ये लगा सकते हो कि भाई 172 है, तो कौन सा आईपी एड्रेस है ये, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, कौन सा? बताओ कौन सा आईपी एड्रेस है? कुछ नहीं पता। सर बी। बी सर, बी। क्लास बी। क्लास बी का आईपी एड्रेस क्लास है। बी। तो चलिए क्लास बी में फिर क्या लगाते हैं हम लोग? 8, 16, 24, इन तीनों में से क्या लगाएंगे? 16। करेक्ट, 16 लगाते हैं हम लोग। क्यों लगाते हैं 16? क्योंकि क्लास बी में जो दो दो पार्ट नेटवर्क आईडी का होता है और दो पार्ट पोस्ट आईडी का होता है, इसलिए हम लोग 16 लगाते हैं। जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है वो समझ गए होंगे। सर तो नेटवर्क के ओवर क्या बेटा? तो 16 लगाएंगे हम लोग। हम लोगों ने 16 लगा दिया है क्योंकि क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अब मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, तो मैं क्या स्कैन कर रहा हूँ? ये कमांड मार के मैं स्कैन कर रहा हूँ अपना नेटवर्क, जिस नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ, जिस जिले के नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ, और ये चेक कर रहा हूँ कि हाउ मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन द सेम नेटवर्क। तो मैंने कमांड रन कर दी है और हमें वेट करना पड़ेगा। ये वाली कमांड तो आप लोग भी रन कर सकते हो अभी इस टाइम। पहले आप अपना वो देख लो, क्या बोलते हैं, अपना गेटवे आईपी एड्रेस देख लो, और उसके बाद आप देख लो उसके बाद अगर क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो 24 लगाना, क्लास बी का है 16 लगा देना, और उसके बाद ये कमांड रन करो तो आपके नेटवर्क में टोटल कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है वो आपको दिखा देगा। टाइम लगा रहा है ये तो बहुत ज्यादा। आ गया, ये देखो कितनी बड़ी लिस्ट निकल के आई है। यहाँ से शुरू हो रही है लिस्ट। ये देख रहे हो? तो ये तो है आपके राउटर का आईपी एड्रेस, नेटवर्क का आईपी एड्रेस। उसके बाद ये वाला डिवाइस, एक ये कंप्यूटर है, कोई ना कोई ये कंप्यूटर है जो राउटर से कनेक्टेड है। सेम ऐसे ही एक दूसरा वाला ये है, एक ये है, एक ये है, ये इस तरीके से पूरी की पूरी बहुत बड़ी लिस्ट निकल के आई है हमारे सामने जो ये कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं हमारे नेटवर्क में। मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। कंट्रोल सी करके मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, तो ये इससे हमें कंफर्म हो गया कि मेरे डिवाइस में बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। तो जो लोग भी कनेक्टेड हैं तो आप किसी को भी पिंग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला डिवाइस है, या इसको ले लेते हैं चलो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं पिंग रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो पिंग जा रहा है, 4 पैकेट जाते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो पिंग कमांड क्या करता है, आईसीएमपी पैकेट सेंड करता है इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। तो जब हमारी तरफ से आईसीएमपी के 4 पैकेट सेंड हुए हैं, कितने पैकेट सेंड हुए हैं? 4 पैकेट सेंड हुए हैं, और 4 ही हमने रिसीव किए हैं। क्योंकि जिसको हम आईसीएमपी का पैकेट भेजते हैं सर्वर को, तो सर्वर भी हमें रिप्लाई में आईसीएमपी रेस्पॉन्स भेजता है। तो हम भेजते हैं आईसीएमपी रिक्वेस्ट,
और सर्वर हमें भेजता है आईसीएमपी रेस्पॉन्स, और यहाँ पे दिखा रहा है लॉस, यानी कितना लॉस हुआ है, किसी पैकेट का लॉस हुआ है या नहीं। ठीक है, जी किसी भी अगर पैकेट का लॉस होगा तो वो दिखा देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप में से 31 34 है, 31 34 इसको भी ट्राई करके देखता हूँ, देखो इस पे भी पैकेट जा रहे हैं। तो ये डिवाइस कनेक्टेड है, तो जो डिवाइस कनेक्टेड है आपसे, आपके कंप्यूटर से, आप उन पर अटैक मार सकते हो। अब जिन डिवाइसों को आप पिंग नहीं कर पा रहे, पिंग जा ही नहीं रहा है, तो उस डिवाइस पर आप अटैक नहीं मार सकते, क्योंकि अटैक करने के लिए चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी। या कनेक्ट ही नहीं है, कनेक्टिविटी ही नहीं है आपके और टारगेट के बीच में, तो आप कैसे किसी को हैक करोगे, राइट। ये हो गया। अब ये जो हमने नंबर लगाया था 24 या 16, इसको बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, सीआईडीआर वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ये अब ये यही चीज हम लोगों ने परफॉर्म की है, इस अभी अभी जो हमने किया ना, वो यही किया हम लोगों ने। हमने अपने डिवाइस से पिंग रिक्वेस्ट सेंड की nmap कमांड के थ्रू। ठीक है, ये जो nmap कमांड रन हुई है ना, ये तो ये जो इस nmap कमांड ने पिंग रिक्वेस्ट सेंड की बैकग्राउंड में। तो ये जो पिंग रिक्वेस्ट है यानी आईसीएमपी रिक्वेस्ट, पिंग रिक्वेस्ट माने आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट पूरे इंटरनेट पर गई, मतलब जिस नेटवर्क में मैं कनेक्टेड हूँ उस नेटवर्क में गई, इसको भी गई। ठीक है, और ये इसको भी गई है, इसको भी गई है, इसको भी गई है। ठीक है, अब जिन 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 लोगों ने रिप्लाई दिया है, ये देखो आईसीएमपी को रिप्लाई, जिन लोगों ने रिप्लाई दिया है, इट मींस वो डिवाइस ऑन है, राइट, चल रहे हैं वो device। जिन डिवाइस ने रिप्लाई नहीं दिया है, इसका मतलब वो आईपी एड्रेस यूज्ड में नहीं है, राइट, वो ऑफ है। तो ये हुआ है। अब आता है कि जो चीज हम nmap कमांड से कर रहे हैं, क्या वही चीज हम डायरेक्टली अपने पिंग कमांड से नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पे पिंग कमांड यूज हो रही है, और इस पिंग कमांड को यूज किया गया है लाइनेक्स कमांड के अंदर, लाइनेक्स टूल के अंदर। तो देखो मैं तो अपने लाइनेक्स में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जीएलए का नेटवर्क इशू है। ठीक है, आप लोग अपने नेटवर्क में कर सकते हो, आप अपने लाइनेक्स में यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अपने विंडो पे जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने इस कमांड को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, कि विंडोज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मतलब विंडोज में जो होती है वो बैच स्क्रिप्टिंग होती है, लाइनेक्स में होती है बैश स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग के थ्रू मैं इसको कमांड को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस कमांड को कॉपी किया, यहाँ से नोटपैड में जाऊंगा, पहले इसको मैं एडिट करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस बाकी हैं। चेंजेस क्या करने हैं, चेंजेस ये करने हैं कि गेटवे का आईपी एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, कितना है, 172.16, उसके बाद है आपका ये 144। ठीक है, ये कॉपी करो यहाँ से, और सेम आईपी एड्रेस आप यहाँ पर भी रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। इतना कॉपी करके ये पूरी कमांड कॉपी करो, और अपने इस विंडोज के टर्मिनल पे, जैसे यहाँ पे शायद ये रन नहीं हुआ, आई थिंक सो, नहीं यहाँ पे रन नहीं होगा ये थोड़ा सा ना इस पे होगा, सीएमडी पे, कमांड प्रॉम्प्ट इस पे रन हो। ठीक है, मैंने कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया, अब मैं एंटर मारूंगा, तो ये देखो, अब धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लेता है लोड करने में, लेकिन निकालने में।
ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? तो ये क्या कर रहा है, ये वन बाय वन सब कुछ चेक करते जा रहा है। तो ये होता है विंडोज वाले तरीके से, यानी कि इस पिंग कमांड की हेल्प से करना। ठीक है, पिंग कमांड की हेल्प से हमने ये किया है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि बिना किसी टूल का इस्तेमाल किए बगैर हम अपने नेटवर्क को स्कैन कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा फिर लाइनक्स में ARP स्कैन -L कमांड होती है। ठीक है, इससे भी हो जाता है। तो ये लाइनक्स की कमांड है। चेक कर लेता हूँ कि मैं रन कर सकता हूँ इसको या नहीं। कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब 12 बज गए हैं और वो अभी भी अब जाके ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जब से मैं क्लास स्टार्ट की तब से मैं अभी भी बैकग्राउंड में ज्वाइन करवाता जा रहा हूँ बच्चों को। वो आते जा रहे हैं, मैं ज्वाइन करवाता हूँ। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि 12 बज गए हैं, लेकिन अब भी देवांश सिंह, ये बंदा अब जाके ज्वाइन कर रहा है। इससे पहले भी कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया, दीपिका GLA, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया। 1 घंटा लेट ज्वाइन कर रहे हो, फिर बोलोगे कि सर अटेंडेंस दे दो। राइट, तो मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा, मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब अगर किसी की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। कोई एक्सेप्ट नहीं होगी रिक्वेस्ट। जितने बच्चे आने थे आ गए, अब इससे ऊपर में और बच्चे नहीं मिलेंगे। टाइम से आओ। तो ये हमारा लिनक्स है, ठीक है, विंडोज के अंदर ही। तो मैं ARP स्कैन -L। अच्छा, ये इंस्टॉल नहीं है, चलो इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको रन कर दिया। देखो ये स्कैन कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। वैसे तो नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये आइसोलेटेड नेटवर्क में है। इसमें आइसोलेटेड नेटवर्क में, इसलिए और IP एड्रेस नजर नहीं आएंगे। देखा, नहीं आए ना, इसलिए। तो आप अपने काली लिनक्स पे चला सकते हो। तो मैं तो अपने काली लिनक्स पे हर तरीके की कमांड तो नहीं चला सकता, क्योंकि GLA का नेटवर्क अलग है। ठीक, जहाँ मैं रहता हूँ वहां तो राउटर अच्छा है, तो वहां तो मैं ये सारी चीजें कर लेता हूँ। यहाँ पे जो GLA का जो 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 फायरवॉल है, जो राउटर है, उसमें गड़बड़ी है थोड़ी सी सेटिंग। ARP स्कैन -L ये रन कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही ये यहाँ पर आए थे हम लोग। TCP वेल नोन पोर्ट नंबर्स। सो TCP कम्युनिकेशन के अंदर वेल नोन पोर्ट नंबर्स होते हैं, जैसे कि 20 FTP डेटा ट्रांसफर के लिए, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि FTP एक प्रोटोकॉल होता है TCP में। इसका जो FTP डेटा सेंड होता है वो होता है 20 पोर्ट नंबर पे। FTP जो कंट्रोल होता है वो होता है 21 पे। तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है 21। ठीक है, वैसे ही आपका SSH की जो सर्विस है वो पोर्ट नंबर 22 पे रन होती है। ठीक है, अब इसका जो यूज होता है वो मैं बताऊंगा आपको आगे जाके। और टेलनेट एक सर्विस है जिसका जो पोर्ट नंबर है वो है 23। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर है 25। डीएनएस का पोर्ट नंबर है 53। HTTP का 80। POP3 का 110। IMAP का 143। HTTPS का 443। MySQL का 306। और RDP का है 338। तो ये हमारे कॉमन पोर्ट नंबर्स हैं और फेमस पोर्ट नंबर हैं। तो हमें इन सबको याद रखना है, क्योंकि वेबसाइट हैकिंग में भी यही पोर्ट नंबर मिलेंगे। नेटवर्क स्केलिंग में भी हमें यही पोर्ट नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर ये आते हैं UDP वेल नोन पोर्ट नंबर्स। TCP तो हमने देख लिया, ये है आपके UDP, जैसे कि 53 DNS। कनिष्क कनिष्का महेश्वरी अब ज्वाइनिंग कर रही हैं, नॉट अलाउड। ठीक है, 53 पर है DNS, 67 पर है DHCP सर्वर, 68 पर है DHCP क्लाइंट।
69 पर है TFTP भाई, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 123 पर है NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। 161 पर SNMP। 162 पर SNMP ट्रैक। 500 पर IKE यानी इंटरनेट की एक्सचेंज फॉर VPN, यानी कि जो VPN हम लोग यूज करते हैं उसका एक प्रोटोकॉल होता है IKE। इसी प्रोटोकॉल की वजह से VPN चलता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये पोर्ट नंबर 500 पर रन होता है। उसके बाद आता है 514, यानी कि 514। ये होता है सिस लॉग की सर्विस होती है, जिसका काम होता है सिस्टम की लॉगिंग को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये काम आएंगे हमारे। उसके अलावा है हमारे पास डमी एफ टी पी सर्वर। ठीक है, ये हर वेबसाइट में FTP सर्वर चल रहा हो, किसी किसी वेबसाइट में FTP सर्वर बंद होता है। ठीक है, अब इन FTP सर्वर को एक्सेस कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं। मान लो किसी का भी FTP सर्वर है, किसी दूसरी वेबसाइट का FTP सर्वर आप अपने सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं अपने सिस्टम पे। जैसे यहाँ पे ये कोई सर्वर है, उसका URL दिया हुआ है या फिर पोर्ट नंबर, सॉरी, URL या फिर IP एड्रेस। तो या तो आप IP एड्रेस यूज करो, या फिर ये IP एड्रेस, या फिर ये डोमेन नेम यूज करो। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो लॉगिन करने के लिए। मान लेते हैं कि मैं IP एड्रेस पहले यूज करता हूँ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, FTP लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो IP एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एंटर मारना पड़ेगा। तो ये उससे क्या होगा, कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ मतलब IP एड्रेस गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल C कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, और मैं इसको डोमेन को कॉपी कर लूँ। ठीक है, अब करता हूँ दोबारा FTP डोमेन नेम। अब ट्राई करते हैं। ये डमी FTP सर्वर है, डमी FTP का सर्वर है कि टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। ये किसी रियल वेबसाइट का नहीं है। ठीक है, टाइम आउट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो डमी FTP सर्वर है ये काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम दूसरा वाला देखते हैं, जैसे कि ये वाला test.rebex.net। ठीक है, तो उसमें FTP, इसके बाद test.rebex.net। एंटर मारते हैं, कनेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। इंटरनेट तो है हमारे पास, कनेक्ट तो होना चाहिए। लग रहा है कोई दिक्कत है। काम करते हैं और पिंग करके देख लेते हैं। ये देखो, पिंग तो जा रहा है, पिंग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्वर ऑन है, क्लोज नहीं है। वैसे दूसरा वाला भी करके दे देते हैं, ये वाला, इसका भी देखते हैं पिंग काम कर रहा है नहीं। इसका भी पिंग काम कर रहा है, लेकिन FTP कनेक्ट नहीं है। क्या रीजन है? ये भी इंटरनेट का इशू है कि ये तो हमेशा काम करता है।
नहीं काम कर रहा है ये भी। सर हमारे में हो रहा है। तुम्हारे में हो रहा है तो ये जीएलए के नेटवर्क की वजह से नहीं हो रहा है। आप लोग अपने पे ट्राई मार के देखो, इससे लॉग इन करो test.net से, यूजर नेम होगा डेमो और पासवर्ड है पासवर्ड, देन आप उसको एक्सेस कर पाओगे। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस टीपी सर्वर। मेरे में शायद ये जीएलए का नेटवर्क अलाउ नहीं कर रहा है। सर हो रहा है सर। लकी हो आप लोग, लकी हो ना। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एफटीपी सर्वर विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसका भी देखो यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ है। और ये होते हैं एफटीपी सर्वर विद एनोनिमस एक्सेस। एनोनिमस एक्सेस में क्या होता है कि इसमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं होते, मतलब होते हैं बट वैसे नहीं होते जैसे ये लोग अभी हम लोगों ने देखा। जैसे मैं इसको एक्सेस करता हूँ ftp.gnu.org, ट्राइंग टू कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये, ट्राई तो कर रहा है लेकिन कोई ना कोई तो ये वही फिर से नेटवर्क इशू हो रहा है। आप लोग अपनी तरफ से देखो, तो ये 4 यूआरएल मैंने दिए हुए हैं, मतलब 4 डोमेन के नाम है, और ये चारों के चारों क्या है, एनोनिमस एफटीपी सर्वर है। अब बात करते हैं कि सर इसमें लॉगिन कैसे करते हैं। तो इसमें लॉगिन करने के लिए आपको जो यूजर नेम यूज करना होता है तो ये यूज करना होता है एनोनिमस यूजर नेम और पासवर्ड। अगर पासवर्ड मांग रहा है तो, नहीं मांग रहा है तो एनोनिमस यूज करके फ्री हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ये थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक आप लोगों ने पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है यस सर। सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये Yes, sir. बताने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसको छोड़ के क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सीधा अब हम इसको छोड़ के एनमैप को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने थ्री वे हैंडशेक करा हुआ है। तो अब अगर मैं आपको एनमैप पढ़ाऊंगा तो आप आसानी से ग्रैब कर लेंगे। तो हमारा जो आज का टारगेट है वो है बेसिक ऑफ एनमैप को समझना, कि एनमैप कैसे और क्या काम करते हैं। पहले मैं इसका सिर्फ थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट बताऊंगा। ठीक है, एनमैप क्या है। एनमैप का काम है देखो, मैपिंग करना। ठीक है, फुटप्रिंटिंग करना, यानी कि नेटवर्क को स्कैन करना, नेटवर्क को एक्सप्लोर करना, और जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं उनके अंदर कौन कौन सी सर्विस चल रही है, पोर्ट नंबर चल रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हैकर को देना। राइट। अब एनमैप में, एनमैप जब आप यूज करते हो तो एनमैप के अंदर आप या तो आईपी एड्रेस से स्कैन कर सकते हो, या फिर आप डोमेन नेम से भी स्कैन कर सकते हैं। तो मान लो GLA University.in को आपको स्कैन करना है, तो या तो आप डोमेन नाम डाल दो GLA University.in, या फिर आप GLA यूनिवर्सिटी का आईपी एड्रेस डाल दो, तो भी काम वही होगा। ठीक है, और इसके काम क्या होता है, इसका काम है होस्ट यानी कि कंप्यूटर स्कैन करना, पोर्ट स्कैन करना, सर्विस की डिस्कवरी स्कैन करना, ओएस वर्जन डिटेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन को स्कैन करना, सर्विस वर्जन डिटेक्शन, सर्विस के वर्जन नंबर को स्कैन करना, वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइट डिटेक्शन यूजिंग एनएससी, वल्नरेबिलिटी को ढूंढना, एक्सप्लॉइट करना उसको, ये एनएफ से पॉसिबल है। फायरवॉल एंड स्पूफिंग इमेजिंग, मतलब जो एनएफ है वो एंटीवायरस को बाईपास नहीं कर सकता है, लेकिन फायरवॉल को और
जो अदर जो भी फिल्टर यूज होते हैं स्पूफिंग वगैरह उनको बाईपास कर सकते हैं। अब चूंकि अब एनमैप यूज करने वाले हैं तो एनमैप से या तो हम विंडो स्कैन करेंगे या फिर लाइनक्स को स्कैन करेंगे। ठीक है, या तो विंडो या फिर लाइनक्स। तो अब विंडो और लाइनक्स में पोर्ट नंबर और सर्विसेज रन हो रही होती हैं। तो पहले मैं आपको ना विंडोज सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ कि जब भी एक नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो का, चाहे विंडोज 7 हो, 10 हो, 11 हो, कोई भी विंडो हो, उसमें कभी कभी ना बाय डिफॉल्ट खुद से ही कुछ सर्विसेज चल रही होती है, कुछ पोर्ट नंबर चल रहे होते हैं। जैसे कि उनमें से एक सर्विस का नाम है MSRPC। ठीक है, फर्स्ट वाली MSRPC मतलब माइक्रोसॉफ्ट रिमोट प्रोसीजर कॉल। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट रिमोट प्रोसीजर कॉल MSRPC पोर्ट नंबर कितने पे चलती है ये सर्विस? तो ये जो सर्विस है ये पोर्ट नंबर 135 का इस्तेमाल करती है, उसी पे चलती है। ठीक है, अब ये होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट प्रोसीजर कॉल MSRPC इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिमोट प्रोसीजर protocol developed by Microsoft enabling inter-process communication across a network or within the same system. So known as the RPC endpoint mapper। अब ये जो MSRPC है, ये इसको RPC endpoint mapper भी बोलते हैं। आपको इंटरनेट पे दिखाई भी देगा कई जगह कि RPC endpoint mapper मतलब किस पोर्ट नंबर की बात हो रही है, किस सर्विस की बात हो रही है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी सर्विस है आपकी माइक्रोसॉफ्ट डीएस, माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी सर्विस, VMRDP, ICALP, काफी चीजें हैं। मैं बाकी चीजें आपके जो है नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं देखो ज्यादा स्पीड में चलना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग ना ऑलरेडी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं हल्का सा। बस ये वाला वीकेंड का इंतजार कर रहा हूँ कि इस वीकेंड में आपको टाइम मिल जाए, ताकि आप बैठ के सारी जो भी चीजें रह गई हैं उनको कंप्लीट कर लो, अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे को आपका क्विज हो सकता है, या फिर वो जो क्विज है मैं एक्सटेंड करवा दूं, या हो सकता है मैं ट्यूसडे को ना लेके मंडे को क्विज ले लूं, क्योंकि मंडे को नहीं या फिर संडे को ले लो। मतलब देखता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसा भी सीन रहेगा। अगर कुछ एक्सटेंड करनी होगी नेक्स्ट वीकेंड के लिए तो मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को। क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे थे कि ट्यूसडे वाले दिन क्विज लेंगे तो जो इंटर्नशिप कर रहे हैं बच्चे CSET के, तो उनको प्रॉब्लम होगी क्विज करने में। अब जो लोग घर पे हैं फ्री बैठे हैं तो वो तो कर लेंगे क्विज, फ्री टाइम में कोई दिक्कत नहीं। वो देखते हैं हम लोग क्विज कब कराएंगे। क्विज इसलिए करानी है, मैं आपको बताता हूँ। आप में से ज्यादातर काफी बच्चों ने असाइनमेंट किया, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया और आगे भी पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अब मुझे तो उनका रिकॉर्ड रखना है, उनको हर असाइनमेंट का नंबर हो। ठीक है, तो एक असाइनमेंट के एक एक असाइनमेंट का नंबर मतलब अगर कोई एक असाइनमेंट कंप्लीट करता है जो भी मैंने दिया तो उसको 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर उसने जो भी मैंने टास्क दिया उसके बेस पर डिपेंड करता है कि उसने अगर सब कुछ सही किया तो 10 नंबर मिलेंगे, अगर नहीं किया है तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर नहीं किया है तो नहीं मिलेंगे, ये भी होता है। और जैसे किसी ने एक रूम लगाया तो उसको एक रूम के हिसाब से नंबर मिलेगा। किसी ने 2 रूम लगाए हैं तो उसको 2 रूम के हिसाब से नंबर मिलेगा। किसी ने 3 रूम लगाए हैं तो 3 के हिसाब से मिलेगा। 10 नंबर तो उसी को मिलेंगे जिन्होंने पूरा असाइनमेंट यानी कि 3 पार्ट कंप्लीट किए थे। जिन लोगों ने एक ही पार्ट कंप्लीट किया है उनको नंबर अलग मिलेंगे। जिन्होंने किया ही नहीं है उनका तो जीरो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही SQL इंजेक्शन है, उसके लिए मैंने आपको बोला है कि एक एक वेबसाइट ढूंढ के निकालो कैसे भी, उस पे SQL मैथ मारो, उस पे SQL RC मारो, अलग अलग टूल है जिनको मार के आप
चेक कर सकते हो कि हाँ। तो वो अपना आप असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैं असाइनमेंट के नंबर अब देना शुरू कर रहा हूँ। और ये अभी मैं तो आपको आज मैंने आपको क्या क्या कराया, थोड़ा सा एमएफ कराया, थोड़ा सा नेटवर्क स्कैनिंग ये वो बताया है। बाकी वीकेंड में आप काम खत्म कर लो, फिर ट्यूसडे से फिर दोबारा से मैं अपनी स्पीड पकड़ लूंगा। एमएफ हम खत्म करेंगे ट्यूसडे वाले दिन। एमएफ करने के बाद हम एनसी भी खत्म कर लेंगे। नेटकेट और एनसी दोनों हम ट्यूसडे वाले दिन खत्म कर लेंगे। तो उसको खत्म करने के बाद फिर हम दोबारा से ओएस कमांडाइजेशन की वनरेबिलिटी पे जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, ज्यादा लोड देना ठीक नहीं है। जो भी पीडीएफ मैंने आज इस्तेमाल किया जूम एमएफ को लेके, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप भी थोड़ा सा इसको पढ़ सकें, प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। तो कितने हाँ, बच्चे ने आज क्या अवेलेबल किए हुए? आ जाओ। अभी अटेंडेंस दे दूंगा। ले यारो। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, अपने अपने रोल नंबर को चैट में डाल दीजिए। मैंने चैट आप लोगों के लिए फिर भी लगवा दूंगी उस। सब अपने रोल नंबर डालेंगे, कोई और किसी को डालेगा तो वो तो वैसे भी, जब मैं अटेंडेंस शीट में भरता हूँ तो वैसे पता नहीं लगता है कि किसी और बंदे ने किसी और का रोल नंबर डाला। तो लीव कर दे सर। हाँ, जिन लोगों ने रोल नंबर डाल दिया है वो लोग लीव कर सकते हैं। इंग्लिश में। रोल नंबर डालो और लीव करो। उत्सव, अमरेंद्र, आदित्य। हाँ बताओ आदित्य, सर एक डाउट है सर। पूछो। सर अगर हम पेन ड्राइव में सर अगर लिनक्स को रूट कर लेते हैं सर, तो क्या सर अडेप्टर काम करता है सर क्या? पेनड्राइव रूट कर ही क्यों रहे हो वहाँ? मतलब अगर सर नहीं काली लिनक्स को अगर सर रूट कर ले उसमें पेन ड्राइव में, हाँ, तो सर क्या वो अडेप्टर काम करता है सर क्या? एडेप्टर? कौन से एडेप्टर की बात कर रहे हो? सर आपने उस दिन बताया था ना सर कि अगर आप उसमें कुछ वाईफाई को वो करें तो आप बिना अडेप्टर के भी कर सकते हो। अच्छा, तो तुम उस चीज के पीछे पड़ गए हो। बाकी सारे काम धंधे छोड़, ये लड़का उस चीज के पीछे पड़ गया है। वो चीज करेंगे, टेंशन ना लो, हम लोग करेंगे। अभी मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पहले हम अपने मेन काम कर लें। ओके बाकी ये सर। वाईफाई हैकिंग, देखो ये अलग चीज है, ये हमारे करियर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब हमारे जो जॉब प्रेफरेंस के लिए नहीं है। कर सकते हो, मैं करा दूंगा आप लोगों को, इसी पे करा दूंगा, इसीलिए मतलब यही हमारी जरूरत है क्लासेस में, कैसे करना यस है सर। वाईफाई हैकिंग। और क्योंकि बट एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑनलाइन कराना मैंने आपको बता ही दिया पॉसिबल नहीं है, ऑफलाइन ही कराई जा सकती है, या फिर एडेप्टर हो यस फिजिकल। अब मानो मैं तो ले आऊंगा एडेप्टर फिजिकल, लेकिन आप नहीं लाओगे तो फिर आपके लिए दिक्कत। तो इससे बेटर है कि या तो मैं आपको देखो
तो जो है पेन ड्राइव वाला सीन बताऊंगा कि पेन ड्राइव के थ्रू आप ऐसे ऐसे लाइव काली भी चलाओगे ना तो भी आप कर सकते हो वाईफाई सर लाइव काली चला कर। ठीक है, तो मैं ठीक बता दूंगा आपको, डोंट वरी। ओके सर। एक बार और याद दिला दीजिएगा जब कभी भी हम जो है कि वेब सिक्योरिटी जब खत्म कर ले तब याद दिला देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ, ओके। ठीक है, आप लोग जा सकते हो।